बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल की अगर बात करें तो कभी जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहा और फिर जो है वो रुक गया, लेकिन आज एक बड़ा बयान आर्मी चीफ़ की जानिब से, इस बयान के बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है ये भी देखना होगा, लेकिन क्या डील होगी या डील होगी ये भी देखना होगा। आर्मी चीफ़ की जानिब से कहा गया कि किसी किस्म का कोई ख़त नहीं मिला, अगर मिला तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को फराहम कर दिया जाएगा। बिल्कुल इस वक्त अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल या मुआसी सूरत हाल की बात करें तो ये भी कहा गया है कि मुल्क बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये भी बयान है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या आगे जो है वो बानी PTI तीसरा ख़त भी लिखेंगे क्या, या रुक जाएंगे, या क्या उनका अगला लाहेअमल होगा। सियासी सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। क्या IMF प्रेशर बढ़ाएगा बानी PTI की रिहाई के लिए, ये सारे मामले के ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ आज के जो गेस्ट हैं उनका मैं तारफ़ करवा देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो अली असगर मंडा साहब एडवोकेट भी हैं, 2 मरतबा जो है वो MP रह चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अली असगर मंडा साहब वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और उसके साथ उज़मा कारदर साहिबा MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो है वो मुख्तलिफ़ कमेटियों की कन्वीनियर हैं, ख़ास तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें उसकी कन्वीनियर है, और फोकल पर्सन है पोलियो की वज़ीर आला पंजाब की, पूरे पंजाब को देख रही हैं। तो लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सियासी ही है कि सीपा सलार के बयान के बाद क्या सूरत हाल होती है। क्या इस वक्त वाकई PTI किसी बंद गली में जा चुकी है कि अभी भी कोई ऐसा रास्ता है कि बानी PTI बाहर निकलेंगे। और पार्टी के अंदर अगर बात करें तो सियासी तोड़ फोड़ जो पार्टी के अंदर जो निकाला जा रहा है, जिस तरह एक लिस्ट बन गई है लाहौर के हवाले से, वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं अली असगर मंडा साहब से बात करता हूँ। अली असगर मंडा साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, 8 फरवरी का जो है वो क्या समझते हैं कि कामयाब आपका जो है वो एहतजाज था, कामयाबी मिली या फिर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। जैसा कि आपने सवाल किया है कि 8 फरवरी का प्रोग्राम कामयाब हुआ है या नहीं हुआ, मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि 8 फरवरी को 2024 अल्लाह ताला के बेपनाह करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात की तोफ़ैल पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर और कौमी असम्बली, चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर अक्सरियत सीटों की जीती। और फिर जिस तरह प्री रिगिंग हो रही थी, प्री इलेक्शन जिस तरह पहले रिगिंग हो रही थी, जिस तरह हमारा बल्ले का निशान छीना, और जो सरकारी मुलाजमीन जो कि पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो हमारे पंजाब के मुलाजम हैं और फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजम जो यहाँ पर AC DC, यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगह पर CO जो इनके मतहत लगे हुए थे, जो इनकी पसंद के लोग थे, जो इंतहाई करप्ट लोग थे, उन्होंने जिस तरह फिर रात को रिज़ल्ट चेंज किया। 8 फरवरी को हम इलेक्शन अल्लाह के फजल से जीते हैं, लेकिन 8 तारीख की शाम को हमारा रिज़ल्ट तब्दील कर दिया गया। पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पूरे पाकिस्तान के तमाम अदारे, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया का मीडिया ये देख रहा था कि किस तरह हाई हैंडनेस की गई और किस तरह अवाम का मैंडेट जो है वो चोरी करके उन लोगों को जितवा दिया गया जिनकी जमानतें जब्त हो गई थी। ठीक है, 8 फरवरी रही बात इस 8 फरवरी का भी बता दें। 8 फरवरी को हमने अपनी इस्तात के मुताबिक इस जबर, तशद्दुद और फस्तायत के बावजूद हमने अल्लाह ताला की मदद से अपना एहतजाज पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड करवाया है। आपका मीडिया गवाह है। कराची में जिस तरह हुआ, पंजाब में जिस तरह हुआ, लाहौर में हुआ, हमने उधर फिरोजवाला GT रोड पर किया। रोक टोक हुई, कोई पकड़ हुई आपकी? रोक टोक की तो इंतहा थी ना जी। इन्होंने गुज़श्ता 5 दिन पहले ही हमारे घरों पर रेड करने शुरू कर दिए। ये कोई बात छुपी ढकी तो है नहीं। लेकिन मंडा साहब, कंटेनर हमने लाहौर में नहीं देखे वैसे। भाई कंटेनर, हमारा प्रोग्राम यह था कि हमने एक बाकायदा आइनी रास्ता इस्तेमाल करते हुए अदालत का दरवाज़ा हमने नॉक किया कि हमें यहाँ पर यादगार में जलसा करने की एक बाकायदा इजाज़त दी जाए। वैसे तो ये हमारा आइनी हक है, अगर हम ना भी लेते तो ये
कौन होते हैं हमें पूछने के लिए? क्योंकि हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए हम अपना एहतजाज, लेकिन मंडा साहब बज़ाहिर नजर नहीं आया कि आप निकले, कर सकते हैं। आपकी स्ट्रीट जब पावर इन्होंने नजर आई इजाजत हो। नहीं दी तो तब हमने अपने अपने मुकामी इलाकों में अपने अपने मुकामी हमारे जो हलके थे वहाँ पर हमें पार्टी की हदायत के मुताबिक एहतजाज करने का हुक्म मिला। वो हमने अल्लाह के फजल से किया। इन्होंने रोका, हमने उसको जिस तरह भी हुआ, थोड़ा हुआ बहुता हुआ, हर जगह पर हमने अल्लाह ताला के फजल करम से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। और उस यौम सियाद जो 8 और 9 की रात को जो इन्होंने गदर मचाया, उस पर हमने अपना पूरा प्रोटेस्ट पूरी दुनिया के अंदर हमने रिकॉर्ड करवाया। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूँ। उज़मा कारदार साहबा से पूछ लेते हैं। सॉरी उज़मा साहब बताइएगा कि अभी मंडा साहब ने जो कहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, ये जो तोता मैना की कहानी है ना 45-47 की, लोगों के कान अब पक गए हैं सुन सुन के। और इनका ये बयानिया इस हद तक पिट चुका है कि जो मुज़ाकरात की टेबल पर इनका जब चार्टर ऑफ डिमांड आया था तो उसमें ये शामिल ही नहीं था। इसका मतलब ये तो फारिग हो चुका है ना। फार्म 47 वाला रौला नहीं था उसमें? नहीं था ही नहीं, वो तो था ही नहीं ना, वो तो उसके डिमांड में था ही नहीं। तो इसका मंडा मतलब साहब नोट कर लें, ये पूछना है ये आपसे खुद जरा। भी जो है उसे वो उनको पता लग गया कि फारिग हो गए। नंबर 2, ये जो बात करते सबसे बड़ी जमात, देखिए एक टोटल इनको करोड़ वोट पड़ा, ठीक है। अब ये 23 करोड़ की आबादी में अगर 1 करोड़ पड़ गया तो सबसे बड़ी जमात कहाँ से हो गई? मुझे तो कोई ये समझा दे पहले। इनके अदाद शुमार जो है ना, ये इनके सोशल मीडिया के होते हैं। बाकी जो पार्टीज बैठी हुई हैं पार्लियामेंट में, कम से कम उन्होंने 2.5-3 करोड़ नहीं, आपका ज़्यादा वोट है। 2.5-3 नहीं, बाकी तमाम पार्टीज जो हैं उनका 2.5-3 करोड़ वोट है। तो वो पता नहीं किस खाते में ये लोग डालते हैं। बहरहाल अब आप इनकी ये जो बात सुनने जलसे वाली, ये इनके लिए कोई निकलता नहीं। अब इतनी अच्छा, वजह क्या है वैसे? ये वजह तो बता दें आप। वजह ये है किया क्या है? नंबर 1 तो इनकी तंजीम ही कोई नहीं, ये जत्था बन के रह गए। नंबर 2, इनके लीडरान नजर नहीं, कहीं नहीं आते। आपने देखा जब भी इन्होंने चढ़ाइयाँ की वफाक पे, कारकुनों को बेआसरा छोड़ के कोई एक MP नजर आया, कोई एक MNA नजर आया, कोई लीडर दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। नंबर 2, इसलिए कारकुन कहते हैं हमें इस्तेमाल, मतलब इस्तेमाल होते हैं ना वो, क्यों इस्तेमाल हो। तीसरे, उन्होंने देख लिया कि उनके बच्चे जो हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनका बुरा हाल है, उनकी ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं। तो क्या मिला उनको? तो उनको समझ आ गई कि कौन उनके लिए भलाई और बेहतरी चाहता है, कौन उनकी जो ज़िंदगियों में जो है एक इकोनॉमिकली और सोशली इम्प्रूवमेंट कौन ला रहा है और कौन तबाही के धाने पे। तो इसलिए अब कोई नहीं निकलता। उज़मा साहब, ये अब आप आप समझते हैं देखें, निकलने के कारकुन अब मायूस हो चुके हैं इनके? देखें, ये जो 8 फरवरी की ये जो ढोल इन्होंने बजाया, मैं 7 फरवरी की रात को DC के ऑफिस में पोलियो के, लेकिन उन्होंने कहा जी पकड़ दकड़ और जुल्म किया गया, FIR की गई। अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इन्होंने अप्लाई किया कोर्ट में। आप जब अप्लाई करते हैं तो फिर आप DC के पास जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, TORs तय होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, और आप फिर डिसाइड करते हैं किस जगह आपने जलसा करना है, उसके टाइमिंग्स क्या होंगे, उसकी सिक्योरिटी की क्या अरेंजमेंट होगी। आप यकीन करो 7 की रात, और वो मीडिया मेरे पास आके कहता है मिसेस कारदार यहाँ तो PTI का बंदा ही कोई नहीं। यानी कि इनकी नॉन सीरियसनेस का ये एटीट्यूड है। असल में सिर्फ इन्होंने सोशल मीडिया पे बयानिया इनको चाहिए, वो देखो जी हमें इजाज़त नहीं मिली, वह आप आएंगे बैठेंगे कोई बात करेंगे तो आपको इजाज़त दी जाएगी ना। लेकिन आप मिलते ही नहीं, आपको क्या करें? दरखास्त तो DC वहीं पे थे, DC वहीं पे थे, एप्लीकेशन तो दी थी इन्होंने, इजाजत की, DC वहीं पे थे, लेकिन ये आए नहीं ना। ये तो आए नहीं, आएंगे तो फिर कोई बातचीत। मंडा साहब ये तो इनसे और इनको आप देखें 8 फरवरी को 200 बंदा तक नहीं कहीं निकला, कहीं भी नजर नहीं आया, क्योंकि लोग आर नॉट इंटरेस्टेड। लोग चाहते हैं कि हमारी माशी बेहतरी हो, हमारे जिंदगियों में हमारी जो है हमें कौन। अब मरियम नवाज साहिबा का मैं आपको मिसाल देती हूँ, सुबह से लेके रात तक वो काम कर रही है। मैं कोई 22 मैं डिस्ट्रिक्ट्स में जा चुकी हूँ।
आप देखिए अरे बंडा साहब, आपकी तरफ आपने पूरा जवाब दे दिया। देखिए ना क्लिनिक ऑन बे, व्हील्स मरियम एक कहाँ आ गई? प्रोग्राम वो क्या है? उसकी क्लिनिक क्या है? आप चुप वो कर है गए क्या? ना, आपकी चीफ मिनिस्टर है, इज्जत से बात करें। नहीं चीफ, हम नहीं उसको चीफ मिनिस्टर मानते। क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है हर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे कम इतनी से झूठ कम बयानी करने वाली करोड़ औरत लोग को हम हैं, चीफ मिनिस्टर करोड़ों मान लें। लोगों को उनके घरों में दवाइयां मिल रही हैं, मुफ्त मिल रही हैं। सिटी पैराडोल नहीं मिलती, आप न्यूज़ पर चले जाएं, अभी चेक कर लें, मशीन है, अभी चेक कर लें, पाकिस्तान का एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, BHQs आपके पैराडोल नहीं मिल रही। जो है वो सब बारी 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 revamp हो बंडा रहे साहब, हैं। बारी बारी। तो सारे ये पता नहीं corruption के कौन सी रास्ते हैं। दुनिया साहब, में मुझे रह जवाब रहे हैं। देने दें, मैं ये आपकी पता तरफ नहीं दोबारा कौन सी वापस आता दुनिया हूं। में रहते हैं। अब इनकी जो है ना, ये हिस्ट्री में इनका बाब खत्म हो चुका है, क्योंकि इनको एक सुनहरी मौका मिला था, वो उन्होंने जाया कर दिया। अली असगर Totally बंडा साहब, जाया कर बताइएगा दिया। कि इस वक्त जो है वो कारकर्दगी की दास्तान आपको सुनाई गई है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कारकर्दगी दास्तान मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट हर निकाले वो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं मैं लाहौर अर्ज तो में। सुन लें, अर्ज तो सुन लें। ये कहते हैं कि मईशत बेहतर हो गई है, आप इंडिकेटर देख लें, आप स्टेट बैंक के इंडिकेटर देख लें, आप स्टैटिस्टिक देख लें कि कहाँ पर मईशत बेहतर हुई है, आप महंगाई की सूरत देख लें, बात ना कौन सी करें, चीज़ फंस सस्ती हुई जाएंगे। है, कौन सी चीज़ सस्ती हुई लेकिन है। दादोशुमार ये ये कोई कहते पानी हैं की कि बोतल सस्ती हो गई है, 37% मुर्गी का गोश्त सस्ता हो गया है, 4% चीनी, में आटा, महंगाई दाल, नीचे आई है। ये गरीब की जो रोटी है क्या वो सस्ती हुई है? वाह, कौन सी चीज़ क्या सस्ती हुई है? बात, क्या बताए ना। बात की है इन्होंने। पूरी कौम इस बात की गवाह है कि कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, बस टिक टाक सारा प्रोग्राम है। और अली जो असगर दूध बंडा वाला साहब, जो ड्रामा अस्पतालों है, में दवाइयां मुफ्त कर दी गई हैं, ये कहते मियाँ हैं। साहब मेरी बात सुन लें, सब मेरी अस्पतालों बात में तो मुफ्त सुन लें, दवाइयां। मेरी बात सुन लेना। जी जी। बशमूल गुजारिश इंसुलिन है के, ये बशमूल हर डायलिसिस के। वो ये काम करेंगे जिसका सबूत नहीं छोड़ा जाएगा, हर वो काम करेंगे जिसमें करप्शन होगी, इन जेबें भरी जाएंगी, ये इस मुल्क की कौमी दौलत को लूटेंगे। जिस तरह ने बच्चों को दूध पिलाने का ड्रामा किया, अब ये सफाई का जो चक्कर चल रहा है, मेरे साहब मेरी बात गौर सुनें, नहीं देखे खूबसूरत। ये मैडम साहबा भी मेरी बात सुन लें और दलील से जवाब दें। मुझे ये बताएं, आज कोई सबूत है इस बात का कि बच्चों को दूध पिलाया गया था? आज इस बात का कोई सबूत है? कल को 6 महीने को अगर कोई ऑडिट होगा, कोई चीज़ देखनी होगी, कोई बिल्डिंग, कोई ब्रिज, कोई रोड, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा, कोई मशीनरी नज़र आएगी, कोई इक्विपमेंट नज़र आएगा कि यह चीज़ हमने खरीदी है। हर वो काम करेंगे जिसमें करप्शन होगी, और दिन रात डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, कत्लो गारत हो रही है, बेरोज़गारी का बाजार गर्म किया जा चुका है, महंगाई है, लाकानूनियत है, गरीब आदमी की दुकान गिराई जा रही है, अमीर आदमी का प्लाजा नहीं गिराया जा रहा। जो जिसके पीछे मुस्लिम लीग नून का कोई वजीर मुशीर, कोई उसका कोई चोर उचक्का, कोई बनारसी ठग जिसके पीछे है, उसको उसके प्लाजे को, उसकी तजावजात के खिलाफ मंडा जो साहब, क्या encroachment कार्रवाई है, नहीं होनी चाहिए तजावजात के खिलाफ? तजावजात नजायज तजावजात जो हैं उनकी इंक्रोचमेंट जो है वो गिरानी चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि जो अपने हैं उनके अक्रॉस द बोर्ड हो, ये ना हो कि ये मिनिस्टर का बंदा है, ये चीफ मिनिस्टर का बंदा है, ये चीफ सेक्रेटरी का बंदा है, ये किसी ब्यूरोक्रेट का मुलाजिम है, ये किसी का रिश्तेदार है, किसी का जो प्लाजा है। देखें, अक्रॉस द बोर्ड करें, हमें भी पता चले इनकी वर्थ का, इनकी पलवानी का हमें पता चल जाए कि ये किस तरह अक्रॉस द बोर्ड करते हैं। क्रॉस द बोर्ड मैडम, अक्रॉस का बोर्ड नहीं कर रहे। आए मैं आपको दिखाता हूं, ये पिक एंड चूज है, पिक एंड चूज है, पिक एंड चूज है, कुछ बता दें किसकी ये जगह पे है। सियासी विक्टिमाइजेशन है। अच्छा, इसमें कोई जो अवामी मफाद का कोई एजेंडा नहीं है। मैडम बताएं, जवाब दें इसके ऊपर। ये आप विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, हाँ जी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बात- कर रहे हैं, कोई बात- पब्लिक पिक एंड वेलफेयर का कोई चूज काम नहीं है मियां साहब। बात सारी ये है कि इनको बुजदार के फार्म बाद कोई 47 समझ ही कुछ 45 नहीं 9 है। मई 9 मई 9 मई अच्छा, ये- अब छोड़ दे ये बात। जवाब लेने दें आप, जवाब लेने दें। अब फार्म 47 मंडा साहब, 45 की जवाब बात देते हैं छोड़ें। आपकी तरफ बारी आपकी बारी। क्या कारकर्दगी है, और आप क्या और डिलीवरी क्या है, बड़े अच्छे माहौल में आप टिकटॉक प्रोग्राम के अलावा क्या सियासी है, गुफ्तगू सब आप करना- बताएं। बड़े अच्छे माहौल में सियासी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। मैं बड़े अदब से, हमारी बहनों की जगह पर है, ये हमारी पार्टी से ही उधर गई है मुस्लिम लीग नून में, तो मुझे बड़ा अच्छी तरह अपनी बहन का पता है। ये पहले इमरान खान के गीत गाते थे, अब ये आकर इनको पता नहीं वो कोई जब वो प्रेशर आया है, वो जो दबाव डालकर वो जो जमातें मुख्तलिफ बनाई जा रही थी सूबा सरहद में, पंजाब में तरीन की और खट्टक की, पता नहीं क्या क्या उन्होंने उस वक्त हमारे दोस्तों ने साथियों ने वो जमातें तैयार की। तो मैडम भी उसी, पूछने देना, हालांकि मैडम 9 मई में
इत्तेजाज में मौजूद थी, नवीद, लेकिन इनको फिर नहीं पकड़ा गया, इनको नहीं गिरफ्तार किया गया, इनको नहीं फिर तंग किया गया, इनको नहीं परेशान किया गया। सुन लेती हूँ। बहुत शुक्रिया। चीखने चिल्लाने जी अब मैं चीखने चिल्लाने के लिए नहीं आई यहाँ नहीं, अब आपकी बात। अगर इन्होंने जरा और इनको चीखने नहीं, चिल्लाने आपको दें। पूरा टाइम नहीं है। नहीं, आप जितना बोलना चाहती हैं। मैं सारा अपना टाइम इनको दे देती हूँ। ये नहीं, नहीं, बिल्कुल अपने दिल का बिल्कुल पूरा नहीं, मैडम, गुबार आपको निकालें। पूरा टाइम आप बोलें, देखिए, आप अपना पता है कि मौक़िफ़- इनको अपना पता है- मौक़िफ़ दें पार्टी का। इनको पता है कि इनकी पार्टी अब खत्म हो गई है, ठीक है, वो किस्सा पारीना बन गई है, अब उनका कोई वजूद ही नहीं है, ना वो दोबारा इस काबिल हैं कि वो उनको जो मौका मिला था उन्होंने गंवा दिया है, ठीक है। अब ये बुज़दार को लेके उसके बाद जो तबाही मचाई थी बुज़दार ने, हमने अपनी आंखों से देखा ना किस तरीके से करप्शन के अंबार हो गए थे वहाँ पे। अब इनको समझ ही नहीं आ रही है कि जो इस वक्त मरियम नवाज साहिबा पंजाब में कर रही हैं, आपका जो सूबा है केपी का वो रो रहा है, वो उनको रोज़ फ़ोन करके उनको कहते हैं खुदा के लिए हमारे जो तालिब इल्म है उनका क्या कसूर है, उनको भी खुदा के लिए कोई वज़ाइफ दे दें, उनको भी खुदा के लिए कोई ई बाइक्स दे दें, उनको भी खुदा के लिए कोई लैपटॉप्स दे दें, वहाँ भी कोई इलेक्ट्रिक बसेस चला दें, वहाँ पे भी कोई हमारे लिए कोई आपको पता 70% लोग केपी में इलाज कराने पंजाब में आते हैं, वहाँ पे कोई एक जो काम का इलाज, एक सड़क वहाँ पे नहीं बनी, वहाँ पे 7 अरब का टीका लगाया इन्होंने टैक्स पेयर को, उनके अपने वजीर जो थे उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि खुदा के लिए ये डैम के ऊपर 7 अरब का टीका। अब आप देखें कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो किस तरीके से 14 रुपए का रिलीफ दिया पर यूनिट, बिल्कुल ठीक है, 500 यूनिट के साथ ब्रेक ले काम को। ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास दमखम था तो केपी में क्यों नहीं दिया गया? आप देखें रोटी 20 रुपए से इस वक्त आपको 13-14 रुपए की पंजाब में मिल रही है, केपी में कितने की मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक लेने दें मैडम, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं इसी के ऊपर। वेलकम बैक नाज़रीन सियासी सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे हैं और बात जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू करेंगे। उस्मा कारदार साहबा से पूछते हैं, मैडम बताइएगा, आप अपनी बात जारी रखें, क्या कहना चाहती हैं? जी देखिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपने खिदमत ही करनी है लोगों की तो आपके पास एक पूरा सूबा पड़ा है, आप वहाँ पे जाएं, खिदमत करें, लोगों के जो टैक्स पेयर का पैसा है उनकी ज़िंदगियों पे लगाएं, ना कि आप वो पैसा लेके आप वफाक पे हमलावर हो जाते हैं, सारी इंतज़ामिया को भी साथ लगा लेते हैं, 1122 को भी आप नहीं बख्शते हैं, वो भी आप साथ ले आते हैं। तो आप मरियम नवाज साहिबा हैं, वो भी एक सूबे की चीफ़ मिनिस्टर हैं, आप उनसे ही कुछ सबक हासिल कर लें कि वो किस तरह से सुबह से लेकर रात तक लोगों की खिदमत कर रही हैं और लोगों को उसका कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। प्राइस कंट्रोल बेहतरीन तरीके से चल रही है, आपकी जो BHQs हैं वो 30 साल के बाद सारी रीवैम्प हुई हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आपकी जो लो परफॉर्मिंग जो हेल्थ यूनिट्स थे वो दोबारा रिवाइव हो रहे हैं, आपकी हर DHQ में हर जगह फ्री आपको दवाइयाँ मिल रही हैं, आपका अपना घर अपनी छत वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, क्योंकि ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है, कोई मेरा तेरा इसमें नहीं है। ये जो स्कॉलरशिप्स पूरे आपको साउथ पंजाब में, इन्होंने दूध का जिक्र किया, वो भी प्रोजेक्ट साउथ पंजाब में स्टार्ट हुआ, बल्कि जो सेंट्रल पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट थे उन्होंने कहा जी आप प्लीज़ खुदा के लिए यहाँ भी करें, हमारे बच्चे अंडर नरिश्ड हैं, 40% जो है स्टंटेड ग्रोथ है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूध जो है उनको सप्लाई किया जाए ये स्कूलों में। तो ये एक यूनिफॉर्म तरीके से तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में धीर आने वाला प्रोग्राम, अब आप देख लें हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बारी बारी वो उसका इजरा हो रहा है, और ऑनलाइन सब ऑनलाइन ये ऑटोमेशन डिजिटलाइजेशन के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं ये सब डिजिटलाइज्ड हैं, इसमें कोई मेरा तेरा नहीं, और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने ऑफिस में लगाया है, वहाँ पे वो मॉनिटर करती हैं बैठ के कि ये किधर क्या हो रहा है, फिर खुद जाती हैं और वहाँ पे अपनी आंखों से और इंडिकेटर्स रखे हुए हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में किसने इतने अशारिये अचीव कर लिए हैं और किसने इतने नहीं किए हैं, फिर उसके मुताबिक जो है उनकी ग्रेडेशन होती है। तो ये गुड गवर्नेंस, ये गुड गवर्नेंस बुज़दार के तो फरिश्तों को नहीं पता था कि क्या है, वो तो कहता था कि मैंने 100 दिनों में अभी फाइलें पढ़नी मैं सीख रहा हूँ। और लेकिन आप डिसाउंड करते हैं ना बुज़दार को, तो आप PTI डिसाउंड करती है, तो वो अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत,
देखे ना, अगर उसको गलतियों से अगर इंसान बानी सीखता है, साहब गलतियों से। उसको जब उनको बताया गया था कि ये देखें सबूत, ये आप देखें हर पोस्टिंग ट्रांसफर पे ये जो फराह गोगी है वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है, इसको खुदा के लिए आप बुज़दार को बदलें ताकि आपके अपने एमएनएज और एमपीएस जो है किसी को अपने हल्के में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो बानी साहब ने कहा मैं तो अपने वसीम अकरम प्लस को नहीं मैं हाथ लगाऊंगा, वो ये उसका नतीजा बिल्कुल भुगत रहे। ठीक। आप इस सारी बातों का जवाब जो है वो अली असगर मंडा साहब से लेते हैं। अली असगर मंडा साहब जो है वो किस तरह जो है वो बुज़दार का दौर गुजरा, फिर करप्शन के इल्ज़ामात, कुछ सबक आप वज़ीर आला पंजाब की अगर बात करें इनसे सीखें, आप KPK में क्या कर रहे हैं, क्या एहतजाज और यही सारा कुछ होगा, क्या परफॉर्मेंस कारकर्दगी की बुनियाद पर भी कभी आप जो है वो कंपैरिजन करेंगे या कहेंगे कि जी इसके ऊपर कंपैरिजन कर लें। कितने यहाँ पर उज़मा कारदार साहबा ने प्रोग्राम पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर गिनवा दिए, अपना घर अपना छत, उसके जनाब स्कॉलरशिप पूरे पंजाब में, और ये सिर्फ पूरे लाहौर पंजाब में के नहीं अंदर है बिल्कुल ये। धीरानी प्रोग्राम। तो आप भी कुछ बता दें कि KP में क्या हो रहा है और क्या कारकर्दगी आप दिखाकर दोबारा फिर जो है वो KP में या क्या आपकी जमात क्या लाहेमल मरतब करेगी, क्या देखते देखिए हैं? मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं चूँकि पंजाब का रहशी हूँ पंजाब असम्बली का मैं 2 दफ़ा अल्लाह की रहमत से मेंबर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं पंजाब की बात करूँगा, अपने सूबे की बात करूँगा। हमारे सूबे में ये जो कह रहे हैं बुज़दार वाला मामला, वफाक की हुकूमत इनके पास है, सूबाई हुकूमत इनके पास है। अगर बुज़दार ने करप्शन की है तो क्यों नहीं उसको इन्होंने गिरफ्तार किया, क्यों नहीं उसके खिलाफ इन्होंने केस बनाए? सवाल तो आपका अभी भी ठीक है, वो गिरफ्तार होना चाहिए अगर करप्शन है क्यों तो। नहीं इन्होंने गिरफ्तार किया उसको? क्यों नहीं उससे इन्होंने, अगर उसने करप्शन की है, अगर ये उस पर इनकी बात ये कहते हैं कि हम इस बात पे बिल्कुल स्टैंड करते हैं, तो फिर उनको पकड़ें, उससे वो करप्शन की रकम लें, हमें भी कोई पता चले कि भाई आपने भी कोई काम किया है। आप ज़बानी जमा खर्च गिलास तोड़ा 12 आने, ये तो कोई काम नहीं है। धीरानी प्रोग्राम, ये धीरानी प्रोग्राम, इसमें आपका क्या, आपकी हुकूमत का क्या कंट्रीब्यूशन है, मुझे ये बता दें। चलो ये तो पूछिए, हर दौर में मियाँ साहब, हर दौर में हमारे जो मुखय्यर हजरात होते हैं वो नेकी का, भलाई का, इस तरह के काम करते रहते हैं। वो वाटर फिल्टर प्लांट भी लगाते हैं, हॉस्पिटल भी बनाते हैं। जिस तरह जनाब चेयरमैन PTI ने लाहौर के अंदर कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया, इसी तरह कराची में ज़ेर तमीर है, पेशावर में वर्क कर रहा है। इसी तरह उन्होंने अपना नमल यूनिवर्सिटी बनाई, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई। ये तो सारे खैरात के प्रोग्राम हैं, इनमें इनकी गवर्नमेंट का क्या आउटपुट है? बाकी रह लाहौर में गया इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बसें बसें, चला दी हैं। किधर है इलेक्ट्रिक लाहौर बसें, में किधर है वो इलेक्ट्रिक दूध, बसें चला दी किधर हैं। है वो दवाई? मियाँ साहब आप चले जाएं, इधर सबसे अस्पताल चले जाएं, गंगाराम चले जाएं, मियो अस्पताल चले जाएं, LGH चले जाएं, जना अस्पताल चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा चले जाएं। अगर वहाँ से आपको पैनाडोल भी मिल जाए, दवाई मिल जाए, अब कैसे जो आप इनकी टेस्ट करने वाली, डायग्नोसिस करने वाली मशीनें हैं वो सारी ख़राब हैं। मुझे अगले दिन खुद जाती तौर पे नहीं, मुझे ये बताया कि इको का आपके दौर टेस्ट में करवाना ठीक था। पड़ा, तो मंडा साहब, PIC आपके के दौर अंदर इको के टेस्ट के लिए मशीन अवेलेबल नहीं थी। ये मैं बात ऑन ओथ आपको कर रहा हूं। ये है कारकर्दगी मैडम टिकटॉकर की, ये है कारकर्दगी इस जाली मैंडेट चोर की हुकूमत की। इनकी एक टगे की भी कोई अली असगर महंगाई मंडा बढ़ साहब, चुकी लाहौर है, में- बेरोजगारी आम है, ला कानूनियत जो है, देखे ना रोजाना सवाल एक आम लेंगे। शहरियों को पुलिस जो है वो डंडे मार रही सवाल ले है। आप लें। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना रोज कि रोजाना पुलिस गर्दी हो रही है, पुलिस को इन्होंने छुट्टी लगाम दी हुई है। जो पुलिस सियासी लोगों को पकड़ेगी अपना असल काम क्राइम कंट्रोल छोड़कर, उससे आप पूछेंगे क्या? जिससे आप नजायज काम लेंगे उससे आप उसके प्रोफेशनल काम का क्या पूछेंगे? सवाल तो एक ले मैं लें। ये कह रहे सवाल एक बड़ा थे कि जरूरी मरियम है साहबा ने आपसे। ये कर दिया, मरियम साहबा ने वो कर दिया। 9 मई और भाई देखे मैडम, आपको ये वही चीफ मिनिस्टर ना जिसको असेंबली में आपने हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, आपने अब मिलने आप की मेरे कोशिश बाली की करें ना, तो आप उसने मेरी आपका हाथ जात पीछे पे बात झटक ना दिया। करें। और मैं आप गैर अपने अखलाकी इशू बात पे नहीं कर रहा। नहीं, आप पर्सनल- अपने पर्सनल- इशू पे आपकी बात गैर करें। अखलाकी बात आपसे नहीं कर रहा। KP की कारकर्दगी का पूछा जा मैं रहा है। गैर आपने अखलाकी एक- बात नहीं करता, मैं एक कैरेक्टर की मंसूबा बात कर रहा बताया हूं। है। मंडा साहब आपने पर्सनल मैं नहीं किसी होना। के एक कैरेक्टर की मंसूबा बात कर रहा बताया हूं है।
कि आपके करैक्टर पास उसका एक ये है मंसूबा बताने कि के लिए आप नहीं है। उसको बस मिलने के लिए आपके आगे पास- बढ़ी, आपके उसने पास- आपका हाथ अरे झटक आप दिया। थोड़े जानते हैं ये पूरी दुनिया आप मेरे का मामे बारी बारी लगते बात हैं। करनी है, आप प्लीज। मेरे मामे लगते हैं। बात सुने, आपको क्या दोनों पता क्या दोनों हुआ बारी बारी था? बात करनी, प्लीज बात सुने, इस आप तरह ना मेहरबानी करें। करके तहजीब के दायरे में लें। मैंने देखे, मैंने कोई गाली आप निकाली है, आप- बस आप वाकई सोशल गुफ्तगू भी मीडिया है। आप सोशल मीडिया की पार्टी सोशल हैं मीडिया और आप 9 मई, सोशल मीडिया पे 9 मई, जानबूझ के कैंपेन मिस चलाते टॉकर, हैं टिकटॉक और और आप आपकी मरियम नवाज कारकर्दगी साहिबा क्या के है? खिलाफ ये आप लोगों की चलाई हुई कैंपेन कोई आपने डेवलपमेंट चलाई है लाहौर में, आपने कोई लाहौर में आप मंडा साहब केपी मुझे एक का सवाल करने बताएं। दें, मैडम मुझे एक सवाल करने आप दें। केपी का लाहौर बताएं। में मंडा साहब, देखें, लाहौर में एक बड़ा एक कैंसर, केपी का एक मंसूबा बड़ा बताएं। कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा साहब, है। केपी अली असगर में- मंडा साहब, लाहौर में एक बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है और उसके अलावा लाहौर के अलावा दीगर शहरों में, सरगोदा में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं। अभी एक साल नहीं हुआ, देखिए तो मियां फिर आप इस कारकर्दगी को मियां कैसे साहब, रद्द कर अर्ज तो सकते सुन हैं? लें, अर्ज तो सुन लें। गुजारिश ये है कि केपीके में वो जो गरीबों के इलाज मुआवजे के लिए, पूरे केपीके की आवाम के इलाज मुआवजे के मंडा लिए साहब, आज भी वो KPK हेल्थ से कार्ड जो लाहौर में है लोग वो आते हैं। जारी कर दिया गया है। 70% पंजाब में आते हैं इलाज बेरोजगारों को कराने, नौकरियां दी जा रही बच्चों हैं। के दिल का इलाज वहाँ भी पर यहीं पे कानून हो की रहा है। अमलदारी है। यहाँ किडनी पर ट्रांसप्लांट चोरी भी डकैती यहीं पे हो क्राइम रहे का हैं। रेट चेक कर लें, वहाँ की टैक्स कलेक्शन धेले देख का- लें, धेले का वहाँ आपने की सेहत वेलफेयर का कोई देख वहाँ लें। पे इलाज नहीं आप किया कह रहे हैं वहाँ सड़कें पे। टूटी हुई हैं। आए, मैं आपको पंजाब की लावारिस- सेंट्रल पंजाब की लावारिस लाहौर के सूबा अंदर हो गया आपका। शेखुपुरा के अंदर मैं आपको लावारिस गंदगी के सूबा ढेर हो। दिखाता हूँ, टूटी फूटी सड़कें बताता हूँ। मैं वो बताता हूँ जहाँ पर बेहतरीन लोग सड़कें हैं पंजाब की इस गरीब वक्त। आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी ओए बसर कर छोड़े, रहे हैं। जान दें आप, पीने जान का दो। साफ पानी भी ओए, मुयस्सर अभी नहीं है, खामखा। वो भी कितने- आपने छीन लिया। कितने बारी निशानियां बारी आप बात पास। करनी है। ये जो बारी हमारे बारी मंडा साहब, घरों की तकसीम का काम था, ये इमरान खान का मंसूबा था, वो- जिस पर आपने अपनी प्लेट लगाने की कोशिश की और है। ये छोड़ किसके दें ऊपर? आप पे। 25 लाख का जॉन हमने से मुसम्मत आपने कर दिया था। सूबे मंडा साहब, किस बनाए हैं ना, सूबे की सारी बात कर दुनिया रहे के हैं? सामने। जी मैडम बोलिए, आप बात करें। देखें, ये इनको अगर इन्होंने कोई काम किया होता ना, तो ये इनका ये हशर ना होता जो आज है। ठीक है, देखिए, ये भी इनको उसी तो जमात में लोग थी। इन्होंने वो किसानों के ऊपर जो जुल्म किया, वो रोडा बना के, वो पुलिस से जो उनको मारे पिटवाई और उनका बुरा हाल किया, इनका तो ये आपने जवाब चना और जवाब गंदम, आपने इनसे कहा था केपी की कारकर्दगी, तो मैंने एक बताई है। चीज नहीं बचा, एक मंसूबा नहीं वो बता सके केपी का कि जी ये केपी में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ पे मैं आपको कम से कम 50 चीजें मैं गिनवा देती हूँ जो कि हो रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं। वो इनको टिकटॉक, देखिए ये टिकटॉक जो है, मंडा साहब, एक इनको कोई मंसूबा- समझा एक दे मंसूबे का तो नाम बताएं कि ना। टिकटॉक जो है ये सोशल मीडिया पे चाइनीज कंपनी है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, पूरा वेस्ट भी इसको इस्तेमाल करता है। अगर आपने कोई काम किया है, आप भी जाए और टिकटॉक पे उसको आप दिखा सकते हैं, लेकिन आपने तो सिर्फ एक चीज दिखानी होती है टिकटॉक पे, एनआरओ बानी को रिहा कर दो, एनआरओ बानी को रिहा कर दो। मैं अभी भी पंजाब असेंबली से आ रही हूँ, सवाए इसके और कोई काम नहीं इनका, कोई पब्लिक इशू में इनको इंटरेस्ट नहीं है। बस हर बानी को रिहा कर दें, बानी जवाब को, दूं? वो बानी बैठे हुए वहां पे जेल में, उनको इक्तदार की कुर्सी जो है उसके ख्वाब आ रहे हैं, उसके बगैर उनको चैन नहीं आता, और पूरी उन्होंने अपनी पार्टी दाव पे लगाई हुई है इसकी वजह से। बहुत शुक्रिया। हालांकि इनको 14 मियां साल की साहब, जब जी, सजा मंडा साहब हुई बताइएगा, तो टाइम एक खत्म बंदा होने नहीं वाला। निकला इनके लिए, मियां एक साहब, बंदा नहीं निकला इनके लिए, मियां करप्शन साहब, के जी, अंबार मंडा इन्होंने साहब, लगा मंडा साहब, दिए, इख्तिताम और अब वो इख्तिताम पर मुजरिम क्या है, कहना चाहते हैं? अब वो एंड पर। मुजरिम है, एंड डिक्लेयर पर हो क्या कहना चुके चाहते हैं? हैं, मंडा साहब। सर्टिफाइड मुस्लिम है, जी, मुजरिम है। इख्तिताम पर। मेरे साहब गुजारिश ये है, ये जिम्मेदारों की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि इमरान खान के दौर में गंदम का रेट तकरीबन 4000 सरकारी था, यानी 3900। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका रेट 2500, पहले वो उन्होंने आपने 4000 का ऐलान गंदम किया। माफिया, अब बात भी गंदम करने दे माफिया, मैडम, चीनी आप माफिया, औरत होने के नाते दवाई लिबर्टी ना माफिया, लें, हर चीज उस आप दौर में खातून होने के नाते लिबर्टी ना लें। आमिर कियानी को बहुत क्यों बहुत निकाला शुक्रिया, था बहुत आपने? बारी दें, शुक्रिया। आप आमिर अली बारी कियानी असगर दें। को मंडा क्यों साहब निकाला आपने था? जिस तरह थे, किसानों का दवाइयाँ हाल और किया है, कारदार साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद किसी और टॉपिक पर बात करते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो ये है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है वो शुरू होने में चंद ही दिन बाकी हैं, और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी हो चुकी है, और जो पिछला मैच है वो हाईएस्ट जो है वो चेस किया है इन्होंने,
और कराची में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि परफॉर्मेंस बेहतर टीम दे रही है और चैंपियन ट्रॉफी में चांसेस है कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बेहतर होम ग्राउंड के ऊपर खेलेगी। और उसके साथ जो हम बात करेंगे फीफा की जानब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को जो है वो बैन किया गया, और ये पता लगा जी 8 सालों में 3 मरतबा ये बैन हो चुका है। क्या वजह है, यहाँ पर हम क्यों नाकाम है, और इस हवाले से आज बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं 2 यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं मेरे साथ। गुलाम मुर्तज़ा, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और उसके साथ जो है वो चिराग बलोच साहब हैं, नुमाइंदा लाहौर रंग और स्पोर्ट्स की बीट करते हैं, बड़ी ग्रिप पेन की भी। सबसे पहले जो है वो मैं चिराग बलोच से पूछता हूँ। चिराग बलोच, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से एक तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की अगर बात करें तो कल जो मैच हुआ था बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, हाईएस्ट चेस किया सुना है पाकिस्तान ने, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कल चेज़ किया, ये चीज़ पाकिस्तान की अथॉरिटी शो कर रही है किस तरह से पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में एंटर हो रहा है। हमने लास्ट कुछ सालों के अंदर देखा जो इवेंट होते थे आईसीसी, उसके अंदर पाकिस्तान की पोजीशन कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान रिसेंटली पिछले कुछ महीनों के अंदर खेलता आ रहा है। 353 चेस किया या मौजूदा ही लगता है मुझे तो। नहीं, मौजे की बात नहीं करेंगे। अगर मौजा वैसे हम कह सकते थे, ये पाकिस्तान का कुछ भी पता नहीं होता कि इस टाइम पाकिस्तान क्या क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस अगर पाकिस्तान की देखें, एक न्यूजीलैंड का अगर हम मैच निकाल दे ट्राई सीरीज का जो पहला पाकिस्तान ने हारा, उसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप किया, हमने जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराया। तो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड जो पिछले 3-4-5 महीने के अंदर चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो मौजे की तरह से जीता। पाकिस्तान ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, रिसेंट टाइम के अंदर पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता चला आ रहा है। तो पाकिस्तान अपने बलबूते के ऊपर जीता है और पाकिस्तान को ये चीज़ जो है वो चीज़ शो करती है कि पाकिस्तान अथॉरिटी के साथ इस दफा जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी। तो क्या यही कारकर्दगी चैंपियन ट्रॉफी में रहेगी? देखिए, जिस तरह से कॉन्फिडेंस बना हुआ है, एक टूर्नामेंट का प्रेशर जरूर होता है, लेकिन पाकिस्तान के पास इस टाइम 12th में जिस तरह कहते हैं ना कि होम क्राउड का एडवांटेज है इस दफा पाकिस्तान के पास, तो मेरे ख्याल से वो एडवांटेज पाकिस्तान साथ देकर चलेगा और उस चीज़ का पाकिस्तान को फायदा भी होगा। जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा है, ऑल दो कुछ चीज़ें क्लिक कभी प्रॉपर्ली नहीं कर रही। जिस तरह से अगर बॉलिंग की बात करें, हमारे होम कंडीशंस के ऊपर पाकिस्तान की बॉलिंग क्लिक नहीं कर रही, वहाँ पर जो है पाकिस्तान को कुछ सोचना पड़ेगा, वहाँ पर जो है वो कुछ तैयारी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एट दी एंड बॉलिंग जो है वो बड़ी अहम होने वाली है। और साथ में फील्डिंग खास करके वो कैचेज जो ड्रॉप कर पाकिस्तान अक्सर कर बैठता है, वो कैचेज वो बेहतर करना होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा साहब, बताइएगा कि ये क्या बात है कि पाकिस्तान की फुटबॉल की फेडरेशन बार बार बैन हो जाती है, ये क्या वजह है? ये पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल है, पाकिस्तान की सियासी मसाइल हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान फुटबॉल के जो इलेक्शन हुए थे सूबाई, उसमें इलेक्टेड मेंबर थे, लेकिन फीफा की जानिब से कुछ तरमीम थी कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप लोग मीन्स के सारे इलेक्टेड लोग ही प्रेसिडेंट नहीं बन सकते पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, कोई बाहर से भी किसी को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। तो एक तरमीम वो ये चाहते थे और दूसरी तरमीम वो ये चाहते थे कि क्योंकि 3.5 महीने का एक प्रोसेस है कि जब इलेक्शन हो जाते उसके बाद आपने प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए 3.5 महीने का प्रोसेस है, उसको भी वो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक करें, जल्दी से जल्दी इलेक्ट करें। तो ये 2 तरमीम वो चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की जो नई कांग्रेस बनी थी, जो नई बॉडी बनी थी, जो इलेक्टेड मेंबर थे, उनकी जानिब से कहा गया कि हम इन तरामीम को नहीं मानते, तो उन्होंने इनकार किया, उसके बाद बैन किया गया। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन 8 सालों में तीसरी दफ़ा बैन हो चुकी है। इस वजह से पाकिस्तान जो एशियन फुटबॉल क्वालिफायर है उसका मैच नहीं खेल सकेगा। 25 मार्च को पहला मैच है पाकिस्तान का जो शाम के खिलाफ खेला जाना है, तो वो अगर इसी तरह मअतल रहती है तो पाकिस्तान की तो बहाली के कुछ चांसेस हैं, कैसे बहाल होगी? तरमीम मंजूर कर ली जाए, उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाए तो पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन बहाल हो जाएगी। और बुलाया भी है पाकिस्तान। इसके हवाले से जो इजलास भी बाकायदा तौर पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो अभी MC है उनकी जानिब से बुलाया गया, 27 फरवरी को इजलास बुलाया जाएगा। उसमें ये फैसला किया जाएगा और सारे जो लूप होल्स हैं और सारे जो ऑप्शंस हैं वो उनके सामने रखे जाएंगे और कहा जाएगा कि ये गुलाम मुर्तज़ा साहब चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर भी आते हैं, आपकी ये राय लेना चाहता हूँ कि जब भी जो है हमने फ़खर जमान जब भी आया और जब भी उसने ओपनिंग की और ओपनिंग में जाराना अंदाज में जब वो खेलता तो पूरी टीम में एक जो है वो एक आप नई जान डल जाती है। तो क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो है वो फ़खर जमान चैंपियन ट्रॉफी में है और कोई अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है हमारा? लेकिन नहीं, मुझे ओपनिंग के ऊपर अभी भी एतराज़ है, पाकिस्तान स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ नहीं जा रहा। नहीं, आप समझते हैं कि दोनों के ऊपर एतराज़ है या एक ओपनर बैट्समैन? फ़खर जमान तो ऑब्वियसली कि एक बेस्ट चॉइस है अभी पाकिस्तान के पास, तो फ़खर जमान एक बेस्ट ओपनर है और इस टाइम पे उन्हें होना चाहिए था, लेकिन एक प्रॉपर हमारे पास ओपनर होना चाहिए था। बाबर को हमने वन डाउन की पोजीशन से हमने ओपनिंग ट्राई किया, लेकिन अभी तक उन्होंने रन्स नहीं किए।
तो पाकिस्तान को अब्दुल्ला शफीक या इमामुल हक के साथ जाना चाहिए था। फ़खर जमान के ऊपर डिबेट नहीं बनती, लेकिन जो दूसरे ओपनर के ऊपर तो डिबेट बनती है कि बाबर आजम को कैसे आप एकदम से एक बड़े टूर्नामेंट में आप ओपनिंग करवा सकते हैं। इवन के पाकिस्तान में जो फ्लैट विकटें हैं वहाँ पे बैटिंग के लिए बहुत साजगार माहौल होता है, लेकिन उसके बावजूद ओपनिंग में रन्स करना और थोड़ा एक माइंडसेट बनाना, और बड़े टूर्नामेंट में, और जब एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, काफ़ी अरसे से रन्स नहीं कर रहा, इस वजह से उसके लिए ओपनिंग करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो स्पेशली ओपनर के साथ जाना, होम ग्राउंड के ऊपर या पाकिस्तान की कंडीशंस के ऊपर एक चांस है बाबर आजम के पास कि वो भी शायद जो है वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाए। नहीं, चांस तो बहुत ज़्यादा है बाबर आजम के पास। 2 मैचेस हो चुके हैं ट्राई नेशन सीरीज़ के, दोनों में सेट होके वो आउट हुए हैं, तो बड़ी इनिंग को वो कंक्लूड करने में कामयाब नहीं हुए। तो इस वजह से एक तो आउट ऑफ फॉर्म और उसके बाद नया बॉल खेलना, ये डबल प्रेशर होता है। तो मेरा ये मानना था कि हम बड़े टूर्नामेंट में अपने स्पेशलिस्ट ओपनर के पास जाते। हमने इमामुल हक जो जिनकी 40 से ज़्यादा की एवरेज है, तो उन्हें नहीं ट्राई किया। हमारे पास अब्दुल्ला शफीक था जो लास्ट जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, वहाँ पे उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। तो मेरा ये मानना है कि स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ आपको जाना चाहिए। चिराग बलोच साहब, ये बताएंगे अब हम जो है वो हमारी बॉलों की बात करें तो बड़े चर्चे होते हैं कि जी पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है। एक मरतबा फिर जो आप देखें कराची वाला मैच तो हम जीत गए, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसने 350 से ज़्यादा स्कोर तो खाया। इसी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ भी तो हर मैच हम 350 से ज़्यादा स्कोर खाने के बाद जीत तो नहीं सकते। देखिए, इस चीज़ में कोई शक नहीं है, हमें इन चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें चांसेस अपनी खासकर तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, खास करके जो बैट्समैन है उसकी कमज़ोरी के साथ जाना पड़ेगा। अगर मिसाल दे रहा हूँ, टेम्पा बवूमा अगर खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका कल खेल रहे थे, उन्होंने ऑल एक अच्छा स्कोर किया, 80+ का स्कोर किया। तो हमें ये चीज़ अंदाज़ा लगाना चाहिए क्या चीज़ उनकी वीकनेस है। हम बगैर तैयारी के अपने सिर्फ एक जो हमारा स्ट्रेंथ है, ये ज़रूरी चीज़ नहीं है कि अगर शाहीन अफरीदी की स्ट्रेंथ है कि वो फ्रंट लाइन पे पैड्स पे बॉल करके जो है वो उनकी एक स्ट्रेंथ है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो कामयाब होगी। हमें उसकी तैयारी करके मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर वो उसको शॉर्ट बॉल किसी बैट्समैन को करा के हम आउट कर सकते हैं या उसको रन बनाने से रोक सकते हैं, तो हमें उस स्ट्रेटजी के साथ जाना पड़ेगा। अगर वो अगला बैट्समैन भी अगली बॉल को अच्छा खेलता है, जहां पर शाहीन अफरीदी बॉलिंग करवा रहे हैं, तो शाहीन अफरीदी को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा पैड में बॉल करवा कर विकेट ली जाएगी। शाहीन को भी अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी पड़ेगी। अपने बॉलर्स को जो है वो हमारे जो मैनेजमेंट वहाँ पर टीम बैठी है उनको समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमारी स्ट्रेंथ है हम हर बार उसी पर विकेट लेंगे, खास करके फ्लैट ट्रैक्स जहाँ पर होंगे। अब यही बॉलिंग लाइनअप थी, हमने देखा साउथ अफ्रीका के अंदर परफॉर्म कर रही थी, यही बॉलिंग लाइन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्म कर रही थी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के फ्लैट ट्रैक्स आते हैं, यहाँ पर आके सबकी छुट्टी हो जाती है, यहाँ पर आगे सब अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं कि किस तरह से बॉलिंग करनी है। तो मेरे ख्याल से तैयारी एक अहम होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर हमें जो चीज़ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अंदर जिस लाइन लेंथ के ऊपर हमें विकेट्स वगैरह मिली है, हमने रन रोके, वो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर भी उन्हीं चीज़ के ऊपर हम जाकर करेंगे। हमें एक तैयारी करनी पड़ेगी बैट्समैनों के लिए कि किस तरह से उनको रन बनाने से रोकना है। जब रन बनाने से रोकेंगे तो होपफुली इंशाल्लाह हमें विकेटें भी उस तरह से मिलेंगी। तो हमें बताइएगा कि एक दौर था पाकिस्तान की, अगर बात करें वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, उमर गुल, ये वो लोग थे कि जो यार्कर के बड़े माहिर थे और यार्कर डालते थे। आखिरी ओवर की अगर बात करें तो एक ओवर में 6 से 7 स्कोर भी नहीं बनता था। अब जो सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है वो शाहीन अफरीदी जो है पाकिस्तान का प्रीमियर बॉलर है, लेकिन आखिरी ओवर में छक्के खा रहा होता है। क्या वजह है? यार्कर होती नहीं है, भूल गए हैं, क्या वजह क्या है? सबसे ज़रूरी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो उठाया, क्योंकि वसीम वकार जब खेलते थे तो बॉल को रिवर्स स्विंग करते थे, और अभी शाहीन अफरीदी जो खेल रहे हैं तो वो हम देख रहे हैं कि रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा। जब रिवर्स स्विंग नहीं होगा, जो पाकिस्तान की स्पेशलिटी सब खसूसियत मानी जाती थी कि पाकिस्तान के बॉलर ही रिवर्स करते थे, तो वो अब हो नहीं रहा, तो कैसे पुराने बॉल के साथ बचेंगे। और दूसरी बात, अभी आप बॉलिंग की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान की फ्लैट विकेटों में आपको स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। एक हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है, और अगर स्पिनर हमारे स्क्वाड में ही नहीं है तो कैसे पाकिस्तान डिफेंड करेगा। इंडियन आपने स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी का देखा है, उसमें 4 स्पिनर हैं उनके, तो 4 स्पिनर्स के साथ वो इन कंडीशन में खेलेंगे। हम अफ्रीका में जाके, हम ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंग्लैंड में जाके स्पिनर से आउट नहीं करवा सकते। तो पाकिस्तान में खेलना है, एशियन कंडीशन में खेलना है, स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल एक और भी बड़ा इम्तिहान है, पाकिस्तान इंडिया का मैच तो दुबई में है। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा टाकरा है और चैंपियन ट्रॉफी में हम जीते भी हैं। सबसे बड़ा मैच ही जो चैंपियन ट्रॉफी का पाकिस्तान के मुताबिक और इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया का है, और सारी दुनिया देखती है।
दुबई में मैच होना, दुबई की कंडीशन थोड़ी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। अभी ILT T20 आप देख रहे होंगे तो उसमें बॉल थोड़ा फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही है, उसमें फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस मैच में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थोड़े बेहतर साबित हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें जब थोड़ी सीम मिल रही होगी, हमें थोड़ा बाउंस मिल रहा होगा, तो वहाँ पे हमारे शाहीन अफरीदी, नसीम शाह या दीगर जो हम अगर हारिस रऊफ के साथ जाते हैं तो उनका बहुत कलीदी किरदार होगा, क्योंकि इंडियन बैटिंग बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग है, बहुत अच्छी बैटिंग है। और अभी इंग्लैंड के खिलाफ जब मैचेस हो रहे थे तो हर मैच में 300 प्लस वो करते थे इंग्लैंड को, और इंग्लैंड के तकरीबन सारे फास्ट बॉलर लेकिन खेल रहे थे। आजकल तो उनके तजियाकार हमारी तारीफें कर रहे हैं चिराग बलोच साहब कल वाले मैच के बाद। इस चीज़ में कोई शक नहीं है। देखिए वो भी इसी चीज़ के ऊपर जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार जो है वो अच्छा खेलता चला आ रहा है, कि हम ये चीज़ कहें कि पाकिस्तान जो है वो कल का मैच तुक्का लगाकर जीत गया, लेकिन वो चीज़ नहीं है। पाकिस्तान कंटिन्यूसली अच्छा खेल रहा है और पाकिस्तान को वो एक अपने लिए खतरा मान रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमेशा इंडिया जो है वो उसने ये कहा है कि हम भारतीय टीम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से, लेकिन उनको बाद में उसी चीज़ की जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वाली गुजरी थी उसके अंदर उनको मुंह की खानी पड़ी। तो इस दफ़ा वो बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे इस चीज़ के ऊपर, और ख़ास करके उनके प्रीमियर बॉलर जो बुमराह हैं उनका बाहर होना टूर्नामेंट से उनके लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि लास्ट टाइम जब T20 वर्ल्ड कप 2024 वाला हुआ था तो उनको मैच पाकिस्तान वाला जितवाने वाले ही बुमराह थे। तो मेरे ख्याल से उनकी कमी उनको ज़रूर महसूस होगी, और इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम जब अपने मैदान में उतरें अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखें। हमारे प्लेयर्स जो कि अब अच्छी खासी क्रिकेट खेल चुके हैं और उनको अच्छा खासा तजर्बा हो गया पाकिस्तान इंडिया मैच से। तो हमने जो पिछले 2-1 साल के अंदर देखा है कि हमने 2-3 साल के अंदर कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच पाकिस्तान अपने हाथ से निकाल देता था। कई दफा तो मेरे ख्याल से अब हमें वो वक्त गुजर गया है, अब हमें क्लिक करना चाहिए। अब हमें प्रेशर अपने आप पर ये नहीं लेना चाहिए कि जिस तरह से हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में देखा कि जीता हुआ मैच हारे, 2022 के अंदर हमने देखा हम जीता हुआ मैच T20 वाला हारे। तो हमें मेरे ख्याल से इस चीज से बाहर आकर थोड़ा प्रेशर को ऑब्जॉर्व करना चाहिए। तो प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं इंडिया डेफिनेटली। अब अगर हम देखें 120 बॉलों पे 120 स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने उस चीज का प्रेशर लिया, हमें स्टार्ट भी अच्छा मिल गया, लेकिन एट द एंड हमारे प्लेयर्स ने एट द एंड कोई ना कोई एक छोटी मोटी गलती की और उसके बाद पूरी जो हमारी बैटिंग लाइन है उसने उस चीज का एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व नहीं कर पाई उस चीज़ को, प्रेशर को। तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया कि हम क्लिक करें, हमारी टीम को क्लिक करना चाहिए एक अच्छा पाकिस्तान के पास, क्योंकि मोमेंटम पाकिस्तान ने भी इस बार अच्छा सेट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता पाकिस्तान के पास कि 23 फरवरी को पाकिस्तान जो है वो एक जो जीत जो है अपने नाम रजिस्टर करवा सके। और पाकिस्तान की जिस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है मेरे ख्याल से पाकिस्तान जीत भी सकता है, एक कभी इम्कान है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई कि इंडिया का पलड़ा ज़्यादा भारी है, ठीक है इंडिया अपने होम ग्राउंड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो 300, 350, 400 के करीब ही स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जब दुबई की पिच आएगी दुबई में इस तरह का स्कोर नहीं बनता। दुबई के अंदर बनेगा एवरेज स्कोर 250-300 के करीब, और वो चेजेबल भी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सिर्फ अपना प्रेशर हमने एब्जॉर्व करना है। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स वो कर गए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक जो है वो अच्छी तारीख रकम कर सकते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से साहब एक लाहौर के अंदर एक और बड़ा मैच है, गालिबन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ये भी जो है वो इंडिया पाकिस्तान के टाकरे के बाद ये दूसरा वो टाकरा है जो लोग देखना चाहते हैं। तो इसके ऊपर भी आप क्या कहते हैं? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत बड़ा है, पाकिस्तान इंडिया का मैच स्टेडियम में है ना ये? जी कदाफी स्टेडियम में 22 फरवरी को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो बड़ा मैच है, दो एशियंस खेलने वाली जो टीमें आपस में टकराएंगी, और ना सिर्फ उनके ममालिक के लोगों की दिलचस्पी और बल्कि पाकिस्तानी भी बहुत सारे शायकीन जो ये मैच देखना चाहते हैं। तो बड़ा मैच होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अभी जो कुछ ऐसे 4 से 5 प्लेयर्स हैं जो उनके अनफिट हो चुके हैं, वो शामिल नहीं है। जी वो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को धचका लगेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट का वो बड़ा बेहतरीन है, उनके जो नीचे से भी जो यंग बॉलर्स या बैटर आते हैं वो भी बेहतरीन होते हैं। लेकिन इंग्लैंड उनका मोराल थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि वो 3 मैचेस की सीरीज वो वाइट वॉश होके आ रहे हैं इंडिया से, और जो T20 के मैचेस हुए थे 5 मैच खेले थे उनमें से भी उन्हें 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो उनका मोराल थोड़ा डाउन होगा। लेकिन ये इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं, इनका थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि जब नए वेन्यू पे जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, और पाकिस्तान की विकेटों पे क्योंकि उनके पास बैटर थोड़े तगड़े हैं तो इंग्लैंड को थोड़ा एज मिल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो 4-5 प्लेयर्स ना आने की वजह से इंग्लैंड की टीम ज़्यादा मजबूत दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपने चैम्पियन ट्रॉफी और फीफा के हवाले से जो है वो तफसीलन बात की। चिराग बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिल्कुल एक बड़ा मेला सजने वाला है चैम्पियन ट्रॉफी, और चैम्पियन ट्रॉफी की अगर बात करें तो उसमें एक टाकरा पाकिस्तान और इंडिया का भी है। नो डाउट कि वो ये मैच जो है वो लाहौर में नहीं है,
ये मैच दुबई में है, लेकिन इसको भी लोग देखना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा और बड़े मैचेस लाहौर में वो आप देख सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह पीर के रोज़ से दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।